नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। राज्य जब हम कोटपुतली के विषय में आते हैं तो मैं समझता हूं एक समाचार पत्र के प्रकाशन के रूप में डॉक्टर राकेश जी का भी जो ये कार्य है ये अपने आप में अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करने की एक विशिष्ट श्रृंखला होगी। इस रूप में आज की पृष्ठभूमि को मंच के प्रत्येक प्रकार से आच्छादित होने के बाद मैं डॉक्टर राकेश जी से आग्रह करता हूं कि सम्मानित मंच को साथ लेते हुए दीप प्रज्वलन कर हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ करें। स्थानीय राजधानी टूरिस्ट मोटेल आरटीएम के सभागार में नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड से प्रकाशित एकमात्र सांध्यकालीन दैनिक इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा अपना तृतीय स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ समाचार पत्र के स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं प्रधान संपादक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य अतिथि स्थानीय नगर परिषद सभापति श्रीमती पुष्पा सैनी, अध्यक्षता कर रहे संरक्षक स्व मुक्तिलाल मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट एडवोकेट अशोक बंसल, विशिष्ट अतिथि अजमेर संभाग नारी निकेतन अध्यक्ष श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी, जयपुर माउंट मैरी डायरेक्टर डॉक्टर GR चौधरी, पूर्व PMO राजकीय BDM हॉस्पिटल डॉक्टर RR यादव एवं डॉक्टर अश्वनी गोयल के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलित कर प्रस्तुत गणेश वंदना के उपरांत डॉक्टर राकेश शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति श्रीमती पुष्पा सैनी सहित मंचासीन अतिथियों का बुके एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। तो वहीं साप्ताहिक इंदौरिया समाचार जगत के 1 दशक पूर्ण होने एवं दैनिक इंदौरिया समाचार जगत के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बतौर वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा मंचासीन अतिथियों सहित समस्त भामाशाहों का स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र हिंदू के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत किए जाने के उपरांत डॉक्टर राकेश शर्मा को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित किए जाने पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक स्थापना दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, निदेशक इंदौरिया समाचार जगत की ओर से आगंतुक सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अतिथियों की ओर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज हमारे कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती पुष्पा सैनी, जो मातृशक्ति के रूप में कोटपुतली नगर परिषद की सभापति के रूप में निश्चित रूप से एक ऐसे कार्यकाल को चिन्हित कर रही हैं जो आने वाले समय के इतिहास को निश्चित रूप से एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाने वाली बात होगी। नगर पालिका से क्रमोन्नत नगर परिषद और नगर परिषद से जिला हेडक्वार्टर बनना ये एक संजोग ही हो सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक ये पायदान इतनी जल्दी जल्दी बदल जाएगी। इसी के साथ बैठी हुई हैं आपके साथ श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी, जो कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं। आप निश्चित रूप से एक बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी हैं। आप एक कर्नल की पत्नी हैं, एक बेटा है वो भी कर्नल है, लेह में पोस्टेड है, और एक पोता और एक पोती हैं। पोते का NDA में सिलेक्शन हुआ है और पोती नेशनल शूटर है। हम सोच सकते हैं कि एक ऐसे परिवार से जुड़ी महिला जो निश्चित रूप से कभी मेरे कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर आई थी और इन्होंने ये आग्रह किया कि इंदौरिया समाचार जगत के माध्यम से जो IC अवार्ड कार्यक्रम है, क्या वो अजमेर में संचालित हो सकता है। आपका केवल इतना ही कहना था कि मैंने कहा क्यों नहीं,
क्योंकि मिशन 33 के अंतर्गत उस समय जिले 33 हुआ करते थे और मिशन 33 में ए फॉर अजमेर कहने में मुझे कोई संकोच नहीं था और मुझे फख्र महसूस हो रहा था और वो अवार्ड सेरेमनी वहाँ गई और तब से आज तक टिल डेट यानी 2016 से अनवरत रूप से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा इंदौरिया संस्थान का जिसमें आपकी उपस्थिति ना रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता आज जो कर रहे हैं एडवोकेट अशोक जी बंसल, जो परिचय के मोहताज नहीं है। मुझसे पहले राजेंद्र जी ने भी आपका जो परिचय दिया वो बहुत विस्तृत परिचय दिया, लेकिन मैं मंच से जुड़कर यदि बात करूं तो जिस इंदौरिया समाचार जगत के स्थापना दिवस पर आप आज और हम बैठे हुए हैं, इसके जो संरक्षक रहे स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद जी शर्मा, आप उनके स्टूडेंट रहे। उन्होंने उनको बहुत ही बारीकी से उस दौर से देखा और जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र को तोरावटी के इतिहास के साथ लगभग दो दर्जन पुस्तकों का जो उन्होंने एक तरह से सौगात इस समाज को दी, उन सब के एक ऐसे साक्षी हैं जो संभवतः यदि इस मंच से कुछ भी गलत बोला जाएगा तो उसको ये वहीं चेक करने की पावर रखते हैं कि राकेश शर्मा यहाँ आप गलत हैं और ये काम आप ठीक कर रहे हैं। आज ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आपका भी इस मंच पर तहे दिल से स्वागत है। इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर GR चौधरी, जो जयपुर से आए हैं, जो माउंट मैरी करके एक मेडिकल बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जिसके एक CEO बड़े पद से CEO के पद को रिजाइन करके इन्होंने इस चीज को जब स्थापित किया तो जब इनसे मिला मैं तो मुझे लगा कि नहीं, जुनून किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी परिचय, किसी ओहदे और किसी पैसे का मोहताज नहीं होता। वो व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थिति में लाकर खड़ा कर देने के लिए पर्याप्त होता है। एक ऐसी शख्सियत का नाम है डॉक्टर GR चौधरी, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आकर हमारे इस मंच को साझा करने में अपनी सहमति दर्ज की। आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके साथ ही बैठे हुए हैं डॉक्टर अश्विनी गोयल। आप भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप पूर्व में राजकीय जिला स्तरीय BDM हॉस्पिटल के PMO रह चुके हैं और गोयल परिवार एक ऐसा परिवार जो अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ समाज के नाम पर भी हमेशा तत्पर रहा। खाटू श्याम जी में लगातार आपने जिस तरह से मेडिकल कैंप्स लगाए, जो व्यक्ति जिस भाव से आपके पास आया आपने उसको उसी भाव से स्वीकार किया और आज के इस कॉमर्शलाइज युग में जहां हर एक व्यक्ति क्लिनिक से डायरेक्ट हॉस्पिटल खोल लेने पे तत्पर है, आमादा है उसके ऊपर, आप संपूर्ण जानकारी, पूरी नॉलेज और सामर्थ्य रखने के बावजूद भी PMO के पद से सेवानिवृत्ति लेने के बाद हॉस्पिटलों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो संस्थान यहाँ पर हैं वो पर्याप्त है? उन संस्थानों को आप जैसे काबिल चिकित्सक की आवश्यकता है। क्यों बाहर से किसी बड़े चिकित्सक, सीनियर चिकित्सक को हायर करना पड़े? क्यों ना जब हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं, वो शख्सियत हमारे बीच में है। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने समय दिया। हमारे बीच मौजूद हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोटपुतली तोरावटी क्षेत्र का वो खंड क्षेत्र है जिसे तोरावटी के इतिहास में दर्ज करते हुए डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने यह बात कहा था, देश व प्रदेश की 2 राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली। यदि देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी जयपुर है तो इस नेशनल हाईवे जो 8 हुआ करता था आज 48 है, उसको गौरवान्वित करने का यदि किसी व्यक्ति के पास वो सौभाग्य था तो वो कोटपुतली ही था। और कोटपुतली को वर्षों पहले जिला नाम यदि किसी ने दिया तो उस विभाग से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि आज हमारे बीच में मौजूद है, जो जिला परिवहन कार्यालय के नाम से बहुत पहले से RJ 32 हमारे पास था। जिला आज घोषित हुआ है लेकिन RJ 32 पहले से था। माननीय सुनील जी सैनी, DTO कोटपुतली हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कि कोटपुतली के RJ 32 के बाद जितने भी नंबर अलॉट किए गए, उन नंबरों को यदि हम सीरियल वाइज देखेंगे तो कोटपुतली जिले की सीनियरिटी कहीं और जाती है। दर्जा चाहे किसी को आज मिला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे डॉक्टर RR यादव, जो कि कोटपुतली BDM हॉस्पिटल के PMO रहे और आपने अपने कार्यकाल के अंतर्गत कुछ हॉस्पिटल से जुड़े हुए ऐसे डिसीजन लिए जिसमें शामिल अश्विनी जी गोयल भी रहे, जिन्हें आज तक याद किया जाता है करते। इसलिए ऐसी शख्सियत आज इस मंच पर है। मैं आपका भी बहुत बहुत ही अभिनंदन करता हूं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मंच को अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला। डॉक्टर KM गुप्ता जो हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, आपने भी स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा जी के साथ एक दोस्ताना व्यवहार के रूप में हर अच्छे बुरी उन चीज़ों को साझा किया और प्रयास किया
कि उनकी उपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में उनके नाम को किसी भी तरह से धूमिल ना होने दिया जाए, उस संपर्क को बनाए रखते हुए आज के मंचासीन तमाम अतिथि ने मेरा जिस तरह से मार्गदर्शन किया है, मैं आपके प्रति ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि मैं कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पाया जिससे कि आपको बुलाने तक में भी मुझे संकोच महसूस हो। हमारे मौजूद हैं, चूंकि पत्रकारिता दिवस की हम बात करें, कोटपुतली के अंतर्गत इंदौरिया समाचार जगत के स्थापना दिवस की बात हो और पत्रकार बंधुओं की चर्चा ना हो, बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। बेशक चाहे संख्या कम रही हो, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो निश्चित रूप से पत्रकारिता को समर्पित हैं। जैसा कि राजेंद्र जी हिंदू ने इस बात को रखा हैं, जबकि वो नारदी थे जो केवल नारायण और नारायण बोलते थे और तीनों लोकों में हड़कंप मचता था कि आखिर ये सूचना यहाँ से वहाँ कितनी देर में पहुँचने वाली है और क्या प्रलय होने वाली है। इन तमाम चीज़ों को यदि हम एक बार समराइज करें तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रकांत जी पंडित, जो कि दैनिक नवज्योति एक ऐसा समाचार पत्र जो कि आज़ादी के दौर का समाचार पत्र है, जगत के अंतर्गत अपनी एक मिसाल कायम करता है। आप मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति के प्रति भी मैं आभारी हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई राजकुमार जी गर्ग, जिन्होंने अपने बहुत कम समय में अपनी कुछ ऐसी पहचान बनाई जिसके अंतर्गत वो एक कुशल व्यवसायी होने के साथ साथ कलम के धनी भी बनकर समाज के बीच में आए। जहां हम बात शिक्षाविदों की करेंगे तो हमारे बीच में मौजूद हैं मिस्टर जॉर्ज पी जकरिया जी, जिन्होंने एक ऐसे टाइम में यहाँ कोटपुतली में इमानुएल स्कूल को खोला जबकि बहुत से लोग उस समय में इन्हें एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं थे। कुछ ऐसी छोटी भावनाएं उन लोगों के बीच में थी कि जिसे इस लेवल पे ला पाना किसी कल्पना से परे होता था। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की यदि कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहला कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल कोटपुतली में था तो वो इमानुएल स्कूल था, जिन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला बल्कि जो पहले दिन था उसी के अंतर्गत निखार लाने का प्रयास करते हुए आज भी वो बच्चों को तराशने का कार्य कर रहा है। माननीय जकरिया जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच मौजूद है मिस्टर परिवेश बोरा, जो कि अब चूंकि जिला बन गया है कोटपुतली, 4 विधानसभा क्षेत्रों को नेतृत्व कर रहा है कोटपुतली। जिला मुख्यालय पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमने प्रयास किया कि विभिन्न कैटेगरी से जुड़े हुए 4 विधानसभाओं से संबंधित लोगों को हमने आमंत्रित किया, लेकिन चूंकि कल 15 अगस्त है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की आवाजाही कुछ इस तरह से व्यवस्थित हुई कि वो लोग अभी उनके आने का क्रम जारी है। माननीय प्रवेश जी बोरा, जो पुत्र हैं श्री शशिकांत जी बोरा के, जो SMS स्कूल के रूप में अपनी एक पहचान रखते हैं, आपका भी इस मंच के ऊपर तहे दिल से स्वागत है। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का, जो श्री श्याम हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करते हैं और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने कोटपुतली को गौरवान्वित करने का कार्य किया। आपके माध्यम से जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं हॉस्पिटल को लेकर, वो अपने आप में पूरी दुनिया का ध्यान कोटपुतली की ओर आकर्षित करती हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी किस तरीके से व्यक्ति को मिल सकती हैं, किसी भी कैजुअलिटी, किसी भी एक्सीडेंट को किस तरह से हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, आपकी पॉकेट नहीं बल्कि पॉकेट से परे की चीज़ों को भी एक व्यक्ति सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से सामने ला सकता है, आपने एक ऐसा परिचय दिया है। आपका भी इस मंच पर स्वागत है और तमाम मेरे पत्रकार साथी जो यहाँ मौजूद हैं, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने विषम परिस्थितियों में अपने लिए इस समाचार पत्र के लिए समय निकाला। तो तब भी मेरे मन में एक संकल्प था कि इंदौरिया समाचार जगत के कार्यक्रम के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मैं किसी भी रूप में सहभागी बन पाऊं। तो मेरा सौभाग्य है कि जिस मिट्टी में रह करके हमारा जीवन पलता है, जिस प्रकृति की गोद में हम सब रह करके अपना कार्यक्षेत्र रखे हुए हैं, ये कोटपुतली क्षेत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में एक इकलौते पत्रकार के रूप में, एक इकलौते समाचार पत्र के रूप में डॉक्टर राकेश जी का जो एक महनीय काम है, मैं मानता हूं पत्रकार जगत में तो हमारे यहाँ सब व्यक्तित्व हस्ताक्षर बैठे हुए हैं, लेकिन अपने माध्यम से एक समाचार पत्र जो अभी तक का एक इकलौता समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन, जिसका संपादन, जिसका नियंत्रण सब हमारी कोटपुतली की भूमि से होता है, ऐसे इंदौरिया समाचार जगत का जो पहला साप्ताहिक अंक था वो 2014 में प्रारंभ हुआ था और साप्ताहिक समाचार पत्र को 6 वर्षों में इतना निपुण बनाने के बाद 2020 में 12 अगस्त को इंदौरिया समाचार जगत का दैनिक अंक भी प्रकाशित हुआ। एक शायर ने कहा है कि फना होके समुद्र की लहरों के बीच मैंने अपने आप को छोड़ा है, अब ये समुद्र का धर्म है, वो मुझे डुबोता है या बचाता है। वास्तव में
समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत आर्थिक नहीं होता, लेकिन वो समाज की समस्याओं को आगे लाने का होता है। मैं समझता हूं इंदौरिया समाचार जगत के रूप में अपने कोटपुतली जिले का जो दैनिक अखबार है वो हमारी समस्याओं को आगे लाने वाला मंच है। इसलिए एक ऐसे समुद्र के गोताखोर के रूप में मैं समझता हूं डॉक्टर राकेश जी ने अपने आप को आहूत किया है, क्योंकि एक समाचार पत्र को चलाने के लिए मेरी कल्पना से, क्योंकि मैं प्रबंधन का विद्यार्थी भी हूं, तो मैनेजमेंट की परिभाषा में मैं कह सकता हूं कि 1000 करोड़ रुपए की राशि से ऊपर की कल्पना करने के बाद कोई समाचार पत्र का अधिष्ठान करने की सोचता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, क्योंकि सुब्रतो राय, क्योंकि राजदीप सरदेसाई, क्योंकि रजत शर्मा, ये कितने नाम ऐसे हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ में है। और हमारे कोटपुतली के एक व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने इतना बड़ा साहस किया कि मैं अपने कोटपुतली क्षेत्र से एक समाचार अपने परिक्षेत्र में खड़ा करूं। मैं समझता हूं इतने महत्वपूर्ण काम के लिए हम समाज के जो सब लोग बैठे हैं, इस समाचार पत्र को हमारा हर रूप में सहयोग होना चाहिए। यह हमारा धर्म बनता है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों को सहयोग करने के कारण से मानवता सुरक्षित रहती है। एक बार किसी जंगल में लगी हुई आग का उद्भव आता है। यह पंचतंत्र की कहानियों की बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि जंगल में आग लगी थी, सब पक्षी जंगल को छोड़कर उड़ रहे थे और जंगल के छोर से सब पक्षी उस जंगल के जलते हुए रूप को देख रहे थे। लेकिन एक चिड़िया थी जो उस जलते हुए वन को, जलते हुए जंगल को पास में पानी के बने हुए एक तालाब से अपनी चोंच में पानी भर भर के बुझाने का प्रयास कर रही थी। उससे बड़े आकार के कई पक्षी पहले उस पर हंस रहे थे, लेकिन कुछ पक्षी उसके आकर निकट पूछने लगे, इस चोंच भर पानी से इस जंगल की आग को बुझा पाओगी? मैं समझता हूं उस समय उस चिड़िया का उत्तर उस पूरे जंगल के पक्षियों के लिए एक प्रेरणा था कि मैं जंगल की आग को बुझा पाऊंगी या नहीं बुझा पाऊंगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब ये जंगल पूरा जलकर खाक हो जाएगा और इसके इतिहास को कोई लिखने वाला आएगा, और तब यदि इतिहास में ये लिखेगा कि इस जंगल की बुझती हुई आग को किस किस ने बुझाने का प्रयास किया, तो जरूर मेरे चोंच भर पानी का अंशदान इस जंगल की बुझती हुई आग के बुझाने वाले नामों में अवश्य आएगा। हमारा समाज कभी भी हमारी व्यक्तिगत पूंजी से नहीं बनता। समाज की अवधारणा सहभागिता की अवधारणा है। यूक्रेन की इकोनॉमी भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 100 गुना से ज्यादा थी, यानी हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय का 100 गुना से ज्यादा वहां की प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन जब एक राष्ट्र कमजोर होता है, जब एक देश कमजोर होता है, तब उस देश के ऊपर होने वाले हमले के दौरान उन सब पूंजीपतियों का वो सब कुछ लुटता है। और वहां यूक्रेन में बड़ी बड़ी धन संपदा रखने वाले, महल नुमा अपना घर रखने वाले और करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों का बेड़ा रखने वाले लोग यूक्रेन की सीमा में रूस से बचकर शरणार्थी कैंपों में अपना जीवन यापन करने लगे। इसलिए राष्ट्र कमजोर होता है, देश कमजोर होता है, राज्य कमजोर होता है, पड़ोस कमजोर होता है, तो हमारा घर बच जाएगा। ये वहम किसी को नहीं पालना चाहिए। इसलिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य, जब हम कोटपुतली के विषय में आते हैं तो मैं समझता हूं एक समाचार पत्र के प्रकाशन के रूप में डॉक्टर राकेश जी का भी जो ये कार्य है, ये अपने आप में अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करने की एक विशिष्ट श्रृंखला होगी। इंदौरिया समाचार जगत के जो 2 अंक निकलते हैं, जिसे RNI ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर देकर सम्मानित किया। इसका पहला अंक निकला 9 अप्रैल 2014। 9 अप्रैल 2014 को ये समाचार पत्र का वर्ष 1 और अंक 1 का ये अखबार मेरे पास है और इसके 10 वर्ष पूर्ण होते हैं 2023 में। ये मेरे लिए आप सब लोगों के सहयोग से बड़े फख्र की बात है कि मैं इसके प्रथम दशक को पूरा कर सका हूँ। यानी साप्ताहिक अखबार ने अपना 1 दशक पूर्ण किया है, इसलिए आज ये कार्यक्रम का हिस्सा है। तो स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा साहब, जिन्होंने निश्चित रूप से अपनी परवरिश में कभी भी बच्चों पे कोई दबाव डालने का प्रयास नहीं किया, उन्हें अपना फ्रीडम चुनने का अवसर दिया, और उसी दौर में जबकि उनके तीनों बच्चे समकक्ष योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, उसी बीच डॉक्टर राकेश शर्मा ने ये जिम्मा उठाया कि वो एक समाचार पत्र शुरू करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि आप समय निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप इस कार्य को कीजिए। लेकिन एक इतिहासकार की जो सोच थी, जो आज मुझे समझ में आती है कि कोटपुतली के अंतर्गत किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल शुरू हुए हो, चाहे शिक्षण संस्थान शुरू हुए हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, उसके प्रारंभिक दौर में बहुत सारी तकलीफों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये इतिहासकार और अनुभवी व्यक्तियों की सोच है, उसे पार करते हुए मैंने 10 अगस्त जो कि डॉक्टर MP शर्मा साहब की पुण्यतिथि होती है, उस पुण्यतिथि पर एक संकल्प लिया। 2020 का वो टाइम था, कोरोना का पीक टाइम था, और उस समय 10 अगस्त 2020 को पुण्यतिथि थी और 12 अगस्त 2020 को मैंने उनकी स्मृति में ये दैनिक अखबार जो है इसका पहला अंक प्रकाशित किया। ये पहला अंक है और मुझे आगे बताने में संकोच नहीं है कि इस पहले अंक में जो खबर छपी हुई है, लीड खबर है, वो है क्या वर्ष 2019 स्वतंत्रता दिवस का इतिहास फिर से दोहराएगा, नगर पालिका सेंट्रल पार्क में लगा तिरंगा झंडा फिर से लहराएगा। और आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से झंडा लगा है, आज भी मुझे याद नहीं आता 2 दिन पहले तक तो सेंट्रल पार्क में झंडा नहीं था और आज भी संभवतः सेंट्रल पार्क का पोल झंडे से खाली है। एक योग है, हर 15 अगस्त में ऐसा क्यों होता है? जिले का दावा करने वाला एक कोटपुतली का प्रशासन, यहाँ पर सभापति महोदय बैठी हुई हैं, आप इस क्षेत्र की मूल निवासी हैं, आपका भी इस ओर ध्यान जाना चाहिए था कि सेंट्रल पार्क जहाँ पर आतिशबाजी होती थी, जहाँ सारे कार्य होते थे, जहाँ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ कोटपुतली के युग पुरुष मुक्तिलाल मोदी स्थापित हैं, वहाँ सेंट्रल पार्क में 101 फीट की ऊंचाई का जब तिरंगा लहराया करता था तो लोगों ने अपनी पहचान में उसे शामिल कर लिया था, उसे अपनी लाइव लोकेशन में शामिल कर लिया था, वो एक स्टेटस का सिंबल हो गया था। लोगों को झंडा देखकर कोटपुतली की पहचान करने की आदत हो चली थी और अभी काफी समय से वहां पर झंडा नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल 15 अगस्त का झंडा फहराए जाने से पूर्व यदि सेंट्रल पार्क में भी झंडा लग जाता है, जो कि एक तरफ दिल्ली से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये कहते हैं घर घर तिरंगा फहराया जाएगा, तो फिर भला नगर परिषद के सेंट्रल पार्क के पोल पर तिरंगा न होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। यदि मैं मीडिया की नजर से कहूं तो भी तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और इन जनरल तो कम से कम वहां झंडा होना ही चाहिए। ये इन दोनों अखबारों का इतिहास। मैं यदि बात करूंगा, मैं एक छोटा सा क्लिप अभी आपसे शेयर करूंगा। कल 15 अगस्त से हम एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और वो कार्यक्रम है, मैं डॉक्टर चंद्रकांत जी पंडित का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, राजकुमार जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं, जिस प्रोफेशन ने हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सम्मान दिया है, यदि हम इस सम्मान का, इस ओहदे का सम्मान करेंगे तो आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को मानेगी और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगी। मैं कल 15 अगस्त से पत्रकारिता के पूर्वधा नाम से एक डॉक्यूमेंट्री शुरू करने जा रहा हूँ। पत्रकारिता के पूर्वधा की डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत भी मैं आज़ादी से पहले के उस दौर से जुड़े हुए कप्तान दुर्गादास चौधरी के उस समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के वर्तमान संपादक दीनबंधु चौधरी के उस इंटरव्यू से करना चाहूँगा, जिसकी 2 छोटी झलकियाँ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और वो आखिर पत्रकार के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। और ये जो मेरे नौजवान पत्रकार साथी बैठे हैं, उन्हें जो वो बात कहेंगे वो संभवतः अक्सर मैं भी उनसे चर्चा किया करता हूँ, लेकिन उम्र का तकाजा है। यदि 80 साल का व्यक्ति कोई बात कहेगा तो मुझ सहित वो भी स्वीकार करेंगे, और यदि मुझ जैसा व्यक्ति या मुझसे छोटी उम्र का व्यक्ति कोई बात कहेगा तो उसे संभवतः कुछ समय इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन इस स्थापना दिवस पर जो अचीवमेंट कहेंगे वो अचीवमेंट हमारा ये रहेगा कि हम पत्रकारिता पूर्वधा नाम की डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम हमारे नवोदित पत्रकार जो हैं उन पत्रकारों को सम्मान देने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि उनकी जो योग्यता है उसको भी हम प्रचारित और प्रसारित करें। राजेंद्र जी ने जो बात कही, मैं घोषणा के रूप में इस बात को रख रहा हूँ। हमारे यहाँ के तमाम जो भी पत्रकार बंधु हैं, जिनकी बहुत अच्छी लेखनी है, बहुत अच्छी सोच है, वो भी बहुत अच्छे स्तंभ और आर्टिकल लिख सकते हैं। यदि वो अपने आर्टिकल इंदौरिया समाचार जगत को उपलब्ध करवाएंगे तो उन सारे आर्टिकल्स को मैं अपने समाचार पत्र में छापकर उसे प्रकाशित करके स्वयं गौरवान्वित महसूस करूँगा। अक्सर कई बार ये देखा जाता है कि किसी भी समाचार पत्र का चाहे कितना ही शानदार कार्यक्रम क्यों ना हो, एक समाचार पत्र दूसरे समाचार पत्र को अपनी हेडलाइन नहीं बनाता, उसे प्रमोट नहीं करता, उसको सब कुछ मानते हुए भी वो नहीं कर पाता। ये सिस्टम आज का नहीं है, ये सिस्टम ऊपर से चला आ रहा है। और यदि कार्यक्रम ने दिल को छू भी दिया है तो ये कहकर के उस अखबार, उस न्यूज को बढ़ाया जाता है कि एक निजी समाचार पत्र के कार्यक्रम के दौरान सभापति पुष्पा सैनी जी ने ये कहा।
निजी समाचार पत्र के स्थापना दिवस पर डॉक्टर जी.आर. चौधरी ने ये कहा, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने उस कार्यक्रम को बनाया, उस कार्यक्रम को, उस नाम को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की जो परंपरा बनी, मैं उस परंपरा को तोड़ता हूं और मैं ये स्वयं आपको ये कहता हूं कि आप जिस भी आर्टिकल को लिखेंगे, जिस भी न्यूज को लिखेंगे, आपके नाम, आपके स्तंभ और आपके समाचार पत्र के साथ मैं उसको छापूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ताकि कोटपुतली से ये शुरुआत हो। और इस शुरुआती दौर के अंतर्गत जो लोग भी हमारे साथ रहे, अब मैं उस बात पर आ जाता हूं। कहने को स्थापना दिवस है, एक दशक पूरा हुआ है तो एक का 30वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन ये जो 10-12 साल का सफर है, ये अकेला डॉक्टर राकेश शर्मा तय नहीं कर सकता था। जैसा कि राजेंद्र ने बताया कि इसके प्रबंधन के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। बिना कैपिटल के कोई भी व्यवसाय या कोई भी चीज आगे खड़ी नहीं हो सकती। और डॉक्टर राकेश शर्मा को मजबूत बनाने वाला उसके अपना पिताश्री के संरक्षण के अलावा यदि कोई व्यक्ति था तो तमाम वो भामाशाह थे जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक जी बंसल जी, इंदौरिया समाचार जगत के डायरेक्टर व प्रधान सम्मानित राकेश शर्मा जी, श्री अशोक जी बंसल जी, सम्मानित मंच इंदौरिया समाचार जगत काफ़ी समय से कोटपुतली समाचारों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। मैं समाचार जगत के स्थापना दिवस पर मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप पधार कर अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात, याद राकेश जी इंदौरिया साहब समाचार जगत का जो संस्थापना दिवस हमारा 10वां बन रहा है, इसलिए इनको भी मैं हार्दिक रूप से अपना बधाई देता हूँ और इस अखबार के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। इनकी प्रतिष्ठा आपने पूर्व वक्ताओं सुनी, इनके क्या गुण है, इनकी क्या योग्यता है, ये आपने समझे और इनके संपादकीय लेख से परिचित होती है, इनकी लेखनी में कितनी ताकत है। पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि लेखक मतलब पत्रकार तो चाहे जो समाज को बदलने का एक बहुत बड़ा यंत्र है। जो दिमाग में सोचा कि समाज को इस तरह से बदलना है, वो बदल सकता है, उसमें ताकत है। वही लेखनी में इनकी ताकत, राकेश जी को इस बात में बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी लेखनी की जो ताकत है उसको मैं नमन करता हूँ। और इस मौके पर ये जो बीज पड़ा, इस पत्रकारिता का जो बीज पड़ा, इस साहित्य की भाषा का जो आपने उद्बोधन की ताकत है, उसके बीज स्वर्गीय श्री भारती शर्मा साहब को मैं याद किए बगैर नहीं रह सकता। मैं तो छात्र रहा हूँ, मुझे बहुत उनसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला है। उस महान आत्मा को मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। ऐसा लगता नहीं कि शर्मा साहब उसे छोड़ के चले गए, अभी भी लगता है कि उनके आभास को मिलता रहता है, उनका डायरेक्शन को मिलता रहता है। और समाचार जगत की जो इंदौरिया समाचार जगत है, इसकी लेखनी को भी वो छूते रहते हैं। उनकी आवाज़ कानों में अभी भी आती है, क्योंकि उनके छात्र रहे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो साहित्य जो था निश्चित रूप से कोई अच्छे लेखक भी थे, ऐसे महामना को स्कोप दिए, धरती पर ऐसे व्यक्ति ने आकर यहाँ अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इस LPS कॉलेज में अपनी बहुत सेवाएं की। और मैं जहाँ तक समझता हूँ क्षेत्र के आदरणीय और सम्मान्य व्यक्तियों में था। एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर के नाते नहीं, वो तो सबके आदरणीय बन गए थे। जब बच्चे थे उनको अपने बुजुर्ग के रूप में देखते थे, माता पिता के रूप में देखते थे। उनसे अपने कोई सवाल, कोई क्यूरीज होती थी तो अच्छे अच्छे लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर से क्यूरीज का जवाब लेकर आते थे। ऐसे मेहमान को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र जी हिंदू की वाक शैली और इनकी जो क्षमता है एक्टिंग करने की, उसको भी मैं नमन करता हूँ। इस मुझ से उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो हालात है भारत के आजाद होने के 70 साल के बाद, 75 साल के बाद, मैं कहूँगा क्रम से
हमारी विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबका स्तर गिरा है। इसका क्या कारण है? ये पत्रकारों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये मंत्री का विचार करेंगे। भारत इतना महान देश था, अभी राजनीति हिंदू ने बताया था कि हमारा बेटी काल क्या था, हम क्या थे, विश्व गुरु क्या, उस विश्व गुरु को आज क्या हो गया, इस सोचने की बात। हम भ्रष्ट हो गए, बेईमान हो गए, ऊंची से ऊंची पद पाने के बाद भी हम निगम में है, भ्रष्ट है। मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, उसके बाद भी हम भ्रष्ट हैं। क्या कारण है इसका? ये खोजने की जरूरत है। आज मीडिया उससे अछूती नहीं है। आज सत्ता और जिसको कहे कि पैसा, ये मुख्य हर व्यक्ति जिसके पास कुछ अधिकार है, सत्ता है, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका, सांसद हो, मंत्री हो, पहले इसको पैसे के आंगन से देखता है। और हमारी कोर्ट में तो बहुत ज्यादा ऐसा क्यों होता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्ट हमारा कोर्ट वाला इलाका हो गया। क्या कारण है इसके पीछे? सोच नहीं। क्या मातृभूमि से प्रेम नहीं? यहाँ के नेताओं को अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं, अपने भाई बंधुओं से प्रेम नहीं, पराये हैं क्या? सोचो तो सही, मंथन तो करो, विचार तो करो, इतनी भ्रष्ट क्यों बन गया? कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो इस बात को भी मैं, मनुष्यता खत्म हो गई, ईमानदारी खत्म हो गई, नैतिकता खत्म हो गई। रोकना चाहो तो रोक लो, आपके हाथ में वोटिंग पावर बहुत जबरदस्त है, इसका प्रयोग कर कर अगर आप निष्पक्ष रूप से लगेंगे, ईमानदारी से अगर लगेंगे बदलाव लाने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मोदी ने कहा आदम, और ये मान के चलो जैसे हम 70 साल तक लड़ते आए और आगे पता नहीं क्या होगा, कितने लड़ेंगे, ऐसी तरह से जिले के लिए भी इसी तरह की सुविधा प्राप्त करने के लिए आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसा आभास होता है। हमने ऐसा सोचा नहीं था। हमारे महान भावों ने, क्षेत्र के नेताओं ने, इस क्षेत्र के महान पुरोधाओं ने इस क्षेत्र को बहुत अपनी तरफ से सींचा। 1962 में महाविद्यालय, जहाँ छोटी सी कोई ढाणी थी कोटपुतली, उस वक्त 1962 में महाविद्यालय राजस्थान में अच्छे अच्छे जिलों में महाविद्यालय नहीं था, इस कोटपुतली की महाविद्यालय खुलवाया एक साथ में स्वर्गीय मुक्तिवादी मोदी ने। 1972 में पीडीएम खुलवाया, देश ने आप चाहे गौर तो करो, उस आदमी तक सोचो सही, और विधायक था उसमें भी कराया, तो विधायक नहीं था, सत्ता में नहीं था, उस आदमी नाम गुम हो गए। अब कोई पता नहीं किसने मुख्यमंत्री तक कोई, जितनी भीड़ इकट्ठी हुई, जितनी रैली इकट्ठी हुई, तो किसी ने भी मोदी का नाम नहीं लिया। 1993 भूल गए, मेरे पत्रकार बंधु भी भूल गए। 1993 से लेकर 1998 का वो कार्यकाल था, स्वर्गीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और हमारे कोटपुतली विकास परिषद के नाम से एक संस्था थी जिसके अध्यक्ष आदि थे, उसका संयोजन आपको सबको पता हो गया, सेक्रेटरी में था, सेक्रेटरी आप थे। हमने 17 बार डेपुटेशन पर गए, भैरू सिंह जी से कहा, हमने कोई अखबारों में नाम छपाने के लिए नहीं, जो भी आए उसको लिखकर दे दिया नाम, और शाम को पत्रकार के घर जाकर बैठिए, उसमें नाम आना चाहिए मेरा, पत्रकार प्रभाव में आकर घर में आकर टीवी शिकायत आगे नहीं करते, 17 बार अपने खर्चे पे गए हम। भैरू सिंह शेखावत से हमारे नजदीक के ताल्लुकात, राजेश सिंह राठौड़ से नजदीक के ताल्लुकात, रोहतास शर्मा जी से, आज ये 32 की बात चल रही थी, अभी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा आज 32 लाने वाले कौन है, यहाँ से 32 देने वाला कौन है, हम गए थे जिले के निर्माण के लिए, भैरू सिंह जी शेखावत से मिलकर आएगा, आदमी ने रोहतास के पास गए, मैं कैसे आया, मैं जिले निर्माण के लिए आया, बोलो भाई वो तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो परिवहन विभाग का कोई कार्यालय खोलना चाहो तो मैं दे सकता हूँ, हकीकत। हमने मजाक में कहा, मेरी दोस्ताना सा बड़े भाई लगते हैं वैसे तो, हमने कहा सब नेता लोग पैसे कह देते खोल, पर क्या बात कर रहे नेता लोग, मुझे अपने गुस्से में दिया, कल ही खोल दूँ, चुप रहना। जब कोटपुतली समाचार पढ़ा, 7 दिन वाली घोषणा आ गई कि कोटपुतली वीडियो का जिक्र नहीं किया, रोहतास की शर्मा को किसी ने धन्यवाद दी,
न मुक्ति राज्य मोदी को किसी ने कहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे ध्यान में नहीं होती, इनके ध्यान में होती हैं, तो उन चीज़ों का भी सुधार करने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इसलिए उस चीज़ों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको सहज भाव से लेना चाहिए कि वो हमारी कमियाँ बता रहे हैं, उनका सुधार करना चाहिए। मैं तो इंदौरिया जी को यही कहूँगा कि इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। समाचार जगत के साप्ताहिक संस्करण और इसकी सायंकालीन दैनिक संस्करण की स्थापना दिवस के अवसर पर जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद की सभापति महोदया पुष्पा जी सैनी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर श्री अशोक जी बंसल, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के, और इस समारोह के विशिष्ट अतिथि रागनी जी, जियाद साहब, अश्विनी जी, मेरे सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण, आप सभी को स्वागत करता हूं। वैसे जैसे अभी राजेंद्र प्रसाद हिंदू जी ने कहा, राकेश जी ने कहा, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हैं और बहुत सारी चीज़ों से हम अनभिज्ञ थे कि पत्रकारिता का रोल एक समाज में, चाहे वो उसकी सुरक्षा से संबंधित मुद्दा हो, चाहे समाज को एक दिशा देने की बात हो, या अन्य कोई जैसे शासन प्रणाली को भ्रष्टाचार से अछूत रखने की बात हो, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये पूर्व से ही चला आ रहा है। जैसा राजेंद्र जी ने जिक्र किया कि पूर्व में जो है नारद जी जो है वो एक पत्रकार की हैसियत से ही सूचना एक लोक से देवलोक से पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक से देवलोक उसको भेजते थे। इसी तरह से हमारे राजा महाराजाओं के टाइम में जो मुनादी दी जाती थी सोसाइटी में, सुनो सुनो सुनो, वो भी एक पत्रकारिता का माध्यम था। आज के युग में पत्रकारिता जो है, कहते हैं कि भाई स्वतंत्र है, लेकिन पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम हमारे अंतर्मन में झांक के देखें, क्या आज के युग में पत्रकारिता करना इतना आसान काम है? पहली बात तो पत्रकारिता जो करते हैं या जो भी पत्रकारिता से संबंधित समूह हैं, वो स्वतंत्र कैसे हो गए? वो सदैव सरकार के दबाव में होते हैं, चाहे उनकी मान्यता की बात हो या मान्यता मिलने के बाद उसकी सतत उसको जारी रखने की बात हो, या एक प्रॉफिट की बात हो कि इतना प्रॉफिट तो उस पत्रकारिता में उस समूह को या उस व्यक्ति को मिले कि वो उस पत्रकारिता को ईमानदारी से निर्वहन कर सके, अपने परिवार का, अपने श्रम को वो सोसाइटी के हिसाब से मेंटेन रख सके। ये दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल है। पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले रिपोर्टर होता था, एडिटर होता था, लेकिन आज के युग में एंकर होता है। पत्रकारिता जो पहले होती थी जिसमें रिपोर्टर होता था, उसको बड़ी मेहनत करनी होती थी, वो अप टू द मार्क पढ़ाई करनी होती थी। पहले की पत्रकारिता में और पहले के पत्रकारों की जो संजीदगी थी, उसके आज के जो एंकर युग है, ये कतई कुछ नहीं जानते, बस ये इधर उधर की लॉलीपॉप बातें जानते हैं और सरकार की जो पावर में होता है उसकी चमचागिरी करते हैं और कुछ नहीं करते। जैसी सरकार चाहती है वो वैसी बातें करते हैं और संभव भी नहीं है। जो सरकार स्वार्थी बातें नहीं करेगा वो चल भी नहीं पाएगा। कैसे चल पाएगा? या तो उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी या उसको कोई इस तरह का बेनिफिट या उसको इतनी आय ही नहीं होगी कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। अब ये भी मैं आपको ये बता दूं, प्रॉफिट की बात, प्रॉफिट कहाँ से होता है पत्रकार को?
एडवर्टाइजमेंट से होता है, और 90% एडवर्टाइज किनके होते हैं? गवर्नमेंट या स्थानीय प्रशासन के होते हैं। तो आज अगर कोई पत्रकार, जैसे हम छोटे स्वरूप में देखें, यहाँ कोई स्थानीय लेवल पे अगर वो राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लिखेगा तो क्या उसको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा? उसको उसकी ये छानबीन की जाएगी कि इसकी क्या कमी है, ताकि इसको उलझाया जाए, ताकि ये घूमता रहे और बोलना बंद कर दे। तो स्वतंत्र रूप से कोई पत्रकारिता करे वो तो बिरले ही पत्रकार होंगे, अन्यथा सभी जो है शासन स्वार्थ की बातें करते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार हो रहा है तो कोई नहीं बोलेगा, चाहे वो कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो कोई नहीं बोलेगा, चाहे पुलिस प्रशासन की ढिलाई हो या चिकित्सालय से संबंधित कोई व्यवस्थाएं हो, जिनका रोज आम पब्लिक जिनको फेस करती है, अगर पत्रकार सजग हो और उसके बारे में न्यूज लगे तो वो व्यवस्थाएं बन सकती है सोसाइटी में है। और जो पत्रकार जिस सोसाइटी के ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठाता, राज्य सरकार या प्रशासन के सम्मुख जो है उसको इंगित नहीं करता, वो पत्रकार पत्रकारिता के नाम पे अभिशाप है। अगर किसी पत्रकार भाई को ये खराब लगे तो लगे ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि अगर ईमानदारी से वो करें तो क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? नहीं होगा। आप देखिए हर विभाग में आपके जुनाइन काम जो विधि सम्मत है, जो टाइम बाउंड है, जिनका सिटीजन चार्टर जो है राज्य सरकार ने लगा रखा है, क्या टाइम बाउंड आपके काम होते हैं? नहीं होते। बिना पैसे दिए नहीं होते। आप कहीं ऊपर शिकायत करो, वो नेक्सस बना रखा है, वहाँ भी वही बात है, आपकी जो एप्लीकेशन जाएगी वो टेबल पे रखी रहेगी, उसको दबा के बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको नुकसान होगा, आप शासन के खिलाफ लिखोगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आज आप चिकित्सालय के खिलाफ लिखोगे तो आपको कोई जो है आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। आपका प्रॉफिट और आपका जो सारा कुछ है वो एडवर्टाइजमेंट पे ही निर्भर करता है। और प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट तो 5% हिस्सा है, बाकी 95% तो गवर्नमेंट का ही है। उनसे मेरी एक अपेक्षा भी है कि वो ईमानदारी से पत्रकारिता करें और इस क्षेत्र की जनता को आपकी पत्रकारिता से राहत मिले और आपकी पत्रकारिता का महत्व उनको समझ में आए। ये तभी होगा जब आप ऑनेस्टली जो है पत्रकारिता करेंगे। तो मुझे एक चीज नजर आई कि जो भी लोग बैठे हुए एक चीज है, इंटीग्रिटी। चाहे मैं पत्नीराम जी की बात करूँ, चश्मी जी की बात करूँ, डॉक्टर साहब की बात करूँ, चाहे मैं अशोक जी की बात करूँ, जो रागिनी मैडम की बात करूँ, जो राकेश जी की बात करूँ और सभी लोगों की बात करूँ, एक चीज डेफिनेटली कॉमन है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब आप अपने उसूलों से समझौता नहीं करते। तो इसका मतलब मैं ये निकालूंगा कि समाज में ऐसे लोग जिनमें इंटीग्रिटी है बहुत कम, वो हमेशा माइनॉरिटी नहीं रहेंगे। तो माइनॉरिटी को संख्या बल से नहीं, बुद्धि बल से ही अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ पे समाज के लिए कोई चीज कॉमन हित जहाँ पे छुपा हो, वहाँ पे अपन आवश्यक रूप से अपना विचार, अपना शरीर, तन, मन और धन, जिस तरह से भी हम उस इंसान की सहायता कर सके, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वह कोई नेता हो, चाहे वह कोई डॉक्टर हो या कोई भी एक्टिविस्ट हो सकता है। अगर आपको दिल से लगता है ये आदमी निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है तो कृपया करके उसे तन मन और धन से सहयोग करें। मैं राकेश शर्मा जी का मित्र हूँ, पुराना नहीं हूँ, नया ही हूँ। और नया मित्र बना, इनकी साफ कोई स्पष्टवादिता, इनकी जो लेखनी नस्तर चुपाने वाली बातें करते थे अपने संपादक, अपने समाचार जगत के माध्यम से, इंदौरा समाचार जगत में। मैंने गया है तो बहुत ही अच्छा इंसान है, जहीनता इसके अंदर है। उसके बाद में मेरे इनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसके बाद में इंटरेक्शन होता चला गया और मित्र हो गए। वही चीज़ मैं आज देख रहा हूँ। मैं हर एक आदमी की जो अपनी जहीनता के साथ वो अपना उद्गार पेश कर रहा था, हमारे जो IRS अफसर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करी। और ये जो मनोज जी हैं, इन्होंने समग्रता में सारी बातें कह दी। तो मैं भी उसी रूप में कहना चाह रहा हूँ। मैं जब बैठा था ना, अब मेरा रोल बदल गया है। I was selected as सब इंस्पेक्टर in 90. Then after I became assistant commandant in BSF in 94. And now I am aspiring
ऐसे MLA कोटपुतली, ये हर एक का अपना अपना होता है। समय के हिसाब से रोल बदलता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बदलती है और उसके सपने बदलते हैं। इंदौरिया समाचार जगह कोटपुतली बहरोड जिले का हो गया। मैं सोचा था कि मैं MLA बन जाऊँ तो मैं इस आदमी को और अच्छा करूँ। हर एक आदमी के बाद वो समय पता हैगा, लेकिन मैं तो क्या मैं कल्पना तो कर रहा हूँ। अब MLA बनूंगा नहीं बनूंगा, अभी मेरे जो भाई साहब हैं रामनिवास यादव, ये भी मेरे तो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी नहीं है, प्रतिद्वंदी है। कॉम्पिटिटर होना और अपोनेंट होना अलग बात है। आपका जो समाचार पत्र है, पहले साप्ताहिक था, देरी हो गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी ओर से, भारतीय पार्टी जननायक जनता पार्टी हो गई उसकी ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से, कि आपकी पत्रकारिता कोई मामूली पत्रकारिता नहीं है। इसमें आपने जिस तरह से निष्पक्ष ईमानदारी से और जिन कठिनाइयों में आपने जो पत्रकारिता की है वो काबिल तारीफ है, हर इंसान नहीं लड़ सकता। आपने उन सब रिश्तों को, चाहे वो कोई किसी भी वर्ग को नुकसान हो रहा हो, अभी आपने बहुत सारी बातें सब साथियों के सामने जिले का वर्णन किया, कोटपुतली आज़ाद चौक के बारे में बताया, जो रास्तों के नाम पर डैमेज किया था उसके बारे में बताया। तो शायद मुझे हम बहुत ज़्यादा जो मैं कहना चाहता था वो बातें आपने विस्तार से कह दी, और केवल आज ही नहीं कही, आपने अपने पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जनता तक ये बात पहुँचाने का हमेशा प्रयास किया। चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की आक्रमणता हो, हर बिंदु को आपने उठाने का काम किया। कोटपुतली के आम जनजीवन और मानव जीवन के लिए आपने अच्छा काम करने का काम किया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी तो आप कोटपुतली के पत्रकार थे, अब पूरे जिले के आपका पहला समाचार पत्र रहेगा इंदौरिया टाइम्स, जो पूरे जिले में जाएगा। साथ ही साथ मैं तो आपके साथ हमेशा था, हूँ, रहूँगा और कभी आपसे अलग नहीं होंगे। जो भी आप हमें आदेश करेंगे उसमें आपके साथ ही रहेंगे। और विशेष घोषणा तो मैं इस वर्ष ये करता हूँ, आप इतने ऊंचे पत्रकार गण हैं जिनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अवार्ड दें, और आपकी पत्रकारिता का इतनी ताकत हो कि जहाँ भी जाएँ आपको विशेष मान सम्मान मिले, और ज़्यादा हम क्षेत्र की समस्याओं को अपने अखबार के माध्यम से उठाएं, आम जन को फायदा हो, और भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र हो, अपराध मुक्त क्षेत्र हो, इनके लिए आप अपने ताकत से इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएं। इन्हीं बातों के साथ अरब स्प्रिंग हुआ तो अरब की 7 कंट्रीज में जो जितनी गवर्नमेंट्स थी वो सारी बदल गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और वो सब सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ था। And that one Facebook post led to the change of the government in 7 Arab countries, Yemen, Syria, Yemen, and many other countries. I forgot the name of the countries now. And journalism उसके साथ, obviously मैं कह रहा था ना, honest journalism एक check and balance की थ्योरी को साथ लेके चलता है, जो अपन सब के ऊपर एक सीमाएं बांधता है और अपने आप को भी ये रियलाइज करवाता है कि मेरे को भी कोई वॉच कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो शायद मैं भी अपनी खुद के जॉब में भी कई बार अति कर बैठता हूँ। इसलिए आई अप्रिशिएट द रोल दे प्ले इन आवर सोसाइटी, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु आर सिटिंग हियर टू प्रोवाइड directly indirect support to honest journalism, which is beyond any party politics or any particular thing, which is in the larger interest of the society and the larger interest of the country. I again thank you, Indauria Samachar Jagat, today for giving me this opportunity for sharing my views. Though I was unintended guest, but I thank you for giving this opportunity. Thanks a lot. कुछ तो एहतमाम करो, नचले तो तुमसे मिले तो सलाम करो, मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो कहाँ से शुरू करो और कहाँ पर तमाम करो। वेलकम ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये आज का प्रोग्राम मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। एक्चुअल में थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन कर दूँ। आई एम द नेफ्रोलॉजिस्ट, एंड इसी के साथ में मेरा अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर भी काफ़ी सारी रिसर्च रहे, और इस रिसर्च को लेके मैं आई हैव विजिटेड मोर देन
18 कंट्री, और मैं इटली के अंदर लगभग 3 साल मैंने स्टडी किया और काफ़ी सारे सिस्टम्स को मैंने जाना। मोस्टली मैं बात करूँ तो एलोपैथी में मैंने बहुत काम किया, उसके बाद में आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को और होम्योपैथी। करंटली मैं होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान के अंदर बनी है, और उसका मैं इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का मेंबर हूँ। जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए प्लेसमेंट के लिए और उनके जो कोर्सेज डिजाइन होते हैं उसका फाउंडेशन। तो लाइफ बहुत बिजी रहा है ना, और लाइफ में एक कंसेप्ट को हमारे, जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मैं वो सीरियस रिसर्च के अंदर चला गया, और उस समय एक ही बात सुनते थे कि जो अखबार को पढ़ते हैं ना वो लोग कभी अखबार में आते नहीं है, और जो टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में आते नहीं है। तो इन दो चीज़ों से मैं हमेशा अपने आप को दूर रखने की कोशिश की। मतलब न्यूज़पेपर शुरुआत में जब मैं स्कूल लाइफ में था, 12th तक था, तब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ा। उसके बाद में मेरे को मतलब पॉलिटिशियन या ये पेपर वगैरह मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। और मैं ऑनेस्टी के साथ कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली के अंदर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो मेडिकल के अंदर आया, समझाओ इसके ऊपर मैंने काम किया। मैं अगर बात करूँ तो पिछले लगभग 7 to 8 ईयर्स से मैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी से एसोसिएट हूँ, और इनकी जो वैल्यूज़ है, इनके जो कोर प्रिंसिपल्स है, जो कोर रूल्स है, उनको देखकर मैं अपने आप को गौरवान्वित प्राउड फील करता हूँ। उसी वजह से मैं इस इंदौरिया जगत समाचार पत्र के साथ एसोसिएट हुआ। और आप सबको कहना चाहूँगा कि समाचार जगत का रियल के अंदर मैंने देखा है कि इंदौरिया जगत समाचार, ये जो आपका पेपर है, ये उभरता हुआ इस जगत के अंदर उभरता हुआ प्रकाशमान नक्षत्र है, और इसकी आभा का प्रतीक जैसा कि इन्होंने बताया आप सब है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में कोई भी काम होता ना तो उसका अपन को शुरुआत करना होता है। एक्चुअल में हर आदमी की लाइफ का जो पर्पज होता ना, दैट इज द हैप्पीनेस। दैट आई वाज 25 ईयर दैट आई वाज मिलेनियर। तो लाइफ के अंदर काफी सारी चीजें होती है। लाइफ के अंदर इकोनॉमी भी होता है, रिलेशंस भी होता है, टाइम मैनेजमेंट भी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ मैनेजमेंट होता है। और मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर अगर किसी आदमी के पास 4 चीजें लगभग हो जाती है, अगर उसके पास अच्छा बॉडी होता है, अच्छा माइंड होता है, अच्छा टाइम होता है, एक अच्छा फाइनेंस होता है, तो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस होता है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर इंटेंसली अगर एक्टिव चले जाते हो, उसके अंदर डीप के अंदर चले जाते हो, तो भी आपको वहां से हैप्पीनेस मिलता है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो यहाँ पर डॉक्टर MP शर्मा सर जी, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए और आज वो उन संस्कारों को लेके और ये 3rd फाउंडेशन पेपर का कर रहे हैं, और इनका ऑलरेडी फाउंडेशन पहले से तैयार है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब आप सोचिएगा इतना मुश्किल से ये मानव जीवन मिलता है। यस, और जब अपना जन्म होता है तो अपना मुट्ठी बंद रहता है। यस, जिस दिन अपन ने जन्म लिया था उस दिन अपना मुट्ठी बंद था। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब बर्थ होता है उस समय बच्चे का जनरली बात करें तो मुट्ठी बंद होता है, और मुट्ठी बंद से तात्पर्य होता है कि मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा। उसका एक उद्देश्य होता है, एक मोटो होता है। लेकिन जैसे वो इस संसार में आता है तो इस संसार का जो चक्कर है उसके अंदर घूम जाता है और फिर मोटो से भटक जाता है। आज की डेट में आदमी का पहचान क्या है? उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसकी कॉलेज की डिग्रियां, ये क्या जन्म पर उसका ये पहचान होती है, ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का अगर इस दुनिया में आपका आने का और इस दुनिया से जाने का किसी को पता ही नहीं चले तो फिर ऐसी आइडेंटिटी का मतलब क्या है? तो आदमी को अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहिए, और आज इंदौरिया जगत समाचार अपना एक आइडेंटिटी बना चुका है। और मैं पिछले लगभग 8-7 साल से इनसे संपर्क में हूँ, तो काफी सारी मैंने इनसे वैल्यूज भी सीखी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शुरू में एक शुरुआत करनी पड़ती है। देखिए, कोई भी काम होता है ना, इतना आसान नहीं होता है। और आई होप कि आज भी मैं बात करूँ तो काफी सारी चैलेंज 10 ईयर बता रहे हैं, काफी सारे चैलेंज होते हैं। तो उसमें अपन सब अगर इसको सिस्टम को सपोर्ट करें तो काफी ऊंचाइयों पे एक जो निष्पक्ष पेपर है वो ऊंचाइयों पे जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इसके प्रति झोंक रखा है, इन्होंने अपने आप को इसके प्रति डिवोट कर रखा है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं तो हमेशा एक ही बात समझता हूँ कि जो खुद को पसंद करता है ना उसको जमाना पसंद करता है। और शुरू में खुद को कोई जो खुद को पसंद करता है उसको जमाना पसंद करता है, और जिसको जमाना पसंद करता है उसको खुदा भी पसंद करता है। जो खुद पे फिदा होता है उसके ऊपर जमाना फिदा होता है, और जिसके ऊपर जमाना फिदा होता है ना उसके ऊपर खुदा भी फिदा होता है। अमिताभ बच्चन ने एक मूवी बनाई, नहीं चली, दूसरी मूवी बनाई, नहीं चली, तीसरी मूवी बनाई, नहीं चली, चौथी मूवी बनाई, नहीं चली। लेकिन अमिताभ रुका क्या? क्योंकि अमिताभ क्या करता था? खुद को पसंद करता था। और जो आदमी खुद को पसंद करता है
जमाना भी पसंद करता है, और जिसको जमाना पसंद करता है फिर वो भी पसंद करता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, शुरुआत में अकेले वो करनी होती है, कोई भी नहीं चाहता है। देखिए मैंने आज मेरा कंपनी स्टैब्लिश किया है, और बात करूँ तो मैंने इंटरनेशनल लेवल का कंपनी स्टैब्लिश किया है। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर और फार्मास्यूटिकल के अंदर बात करूँ, तो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो टेस्टेड होते हैं, एक्टिव होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आज तक वर्ल्ड वाइड ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रजिस्टर्ड हो, ट्रेडमार्क हो, ऑथेंटिक हो। जितने भी मार्केट के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट आते हैं वो काउंटरफिट, अनरजिस्टर्ड और अनअटेस्टेड होते हैं। तो उस सिस्टम को मैंने इंडिया के अंदर अप्लाई किया है, और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इस जुलाई के अंदर मैंने स्टार्टअप किया है, मेरा वैशाली के अंदर ऑफिस है। तो शुरुआत आप करते तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको हिम्मत रखना पड़ता है। जैसे छोटा सा बात करूँ, आज बात कर रहे थे इधर नरेंद्र मोदी साहब की, मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मेरे को देश का प्रधानमंत्री बनना है, तब उनके साथ कोई था क्या? जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मेरे को देश का प्रधानमंत्री बनना है, न उनके साथ सुषमा जी थे, न जोशी जी थे, न आडवाणी जी थे, लेकिन बंदे में दम था और उसने शुरुआत कर दी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा इस बात को कि आप सबके लिए, आप सबके अंदर यूनिकनेस है, आपका फिंगरप्रिंट, आपका जो आंखों का रेटिना होता है वो दूसरे से किससे मैच नहीं कर सकता। तो आपके अंदर कुछ तो यूनिक है, उस यूनिक को आपने आइडेंटिफाई करके और उसके साथ आगे बढ़ना है। और डॉक्टर राकेश शर्मा सर ने वही यूनिकनेस अपने अंदर आइडेंटिफाई किए और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अपन सबको इनका साथ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे ही बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रहार होगा, लेकिन अगर आप पर्सनालिटी के धनी हैं और आप ये जानते हैं कि मुझे किसी पॉलिटिशियन को जवाब नहीं देना है, किसी विशेष मनुष्य को जवाब नहीं देना है, मुझे मेरे भगवान को जवाब देना है। आई थिंक सब चीज नॉर्मल सही अपने रास्ते पे चलती है, वो कहते हैं उसको सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता कौन अपना सकता है? जो चरित्र का धनी होगा, जो आंख में आंख डालकर बात कर सकेगा और अपने सीधे रास्ते पे चलेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पीछे क्या है। तभी आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पत्रकार हो, और जितने भी आप सोच सकते हैं प्रोफेशन, वहाँ मैंने यही देखा है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो, सॉरी मैं सही कह रही हूँ, सच्चा डॉक्टर वो है जो एक मरीज जब आता है आह करता है, उसके मन में कुछ पीड़ा है, दर्द है, कहीं भी वो कहेगा अरे मैडम क्या हो गया आपको, आप तो इतनी बोल रहे हैं, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता, आइए हम देखते हैं। यू वोंट बिलीव, आधी पीड़ा, मैं तो कहती हूँ पूरी पीड़ा इट्स ऑफ, खत्म। इसी तरह से पॉलिटिशियन, किसी का भी राज हो, मैं किसी विशेष पॉलिटिशियन या किसी विशेष पार्टी को नहीं देखती हूँ। मैं तो ये देखती हूँ मैडम डिज़ायर दे दो, अच्छा भैया डिज़ायर का होगा क्या, कभी काम आ जाएगा। और वो डिज़ायर आपकी एक मिनिस्टर के पास जाती है, ही नोज कि किसका नाम है, किसकी सील है, फिर भी वो ये कह देता है ये मेरा मानना है। और मैंने देखा भी है कि वो कहेगा ठीक है रख दो, अपने पीए को कहेगा रख दो, एंड आफ्टर दैट लिटरली आई हैव सीन इट विल बी torn एंड इट विल बी thrown in dustbin। ये आप सोचें कि कितनी बड़ी बात है हमारे सिस्टम में। हमारी सिस्टम खुद ही खराब है, उसको कौन खराब कर रहा है? हम लोग, बिकॉज वी डोंट नो आवर लाइन, हम लोगों को पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। बस मेरे को ये 2-3 बातों पे थोड़ा सा डालना था, और बाकी तो सब चल ही रहा है जैसा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड प्रणाम। मैं राकेश जी को ये बहुत छोटे पन से जानता हूँ। इनके पिताजी जब कॉलेज में लेक्चरर थे, मैंने यही एलबीएस कॉलेज में कॉलेज में पढ़ाई करी एलबीएस में, और यहीं से मैंने 12th करके और फिर मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। मेडिकल में सिलेक्शन होने के बाद में जो आया तो नौकरी की बात आई, तो मैंने ये तय किया अगर कोटपुतली मेरे को सरकार नौकरी देगी तो मैं नौकरी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मेरे ये मन में इच्छा थी कि मैं कोटपुतली की सेवा करूँ,
कि जिस चीज़ के लिए मैं बड़ा हूँ और वहाँ मैं सेवा नहीं कर पाया तो बेकार है। और भगवान ने मेरी सुनी, मेरे को पहली पोस्टिंग प्रार्थना मिली और 4 साल बाद कोटपुतली आ गया और उसके बाद से लगातार मैंने कोटपुतली में सेवा करी। और आप ये सोचोगे सेवा करने से सब तरह का फायदा आपको मिलेगा, बशर्ते आप सेवा करें। आपको पैसे से फायदा मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और मैं ये चाहता हूँ मुझे सब चीज़ मिली। और वही चीज़ मैंने देखी है राकेश जी में। इन्होंने पत्रकारिता में निर्भीक और निष्पक्ष लिखा है। इनका जो पेपर है उसमें सभी चीज़ें निष्पक्ष रूप से ये लिखते रहे हैं, सभी तरह के मुद्दे उठाते भी रहे हैं। हॉस्पिटल से संबंधित भी, जब हॉस्पिटल का काम चल रहा, मैं पीएम था तो मेरे पास आए, बड़े साहब हमने सुना है गेट निकल रहा है। मैंने कहा कि मेरी उपस्थिति में नहीं निकल सकता। इन्होंने कहा सर ये चीज़ हो रही है या हॉस्पिटल के बगल में जमीन थी वो किसी को दी जा रही है, मैंने कहा ये भी मेरी उपस्थिति में नहीं हो सकता। तो जो भी चीज़ें इन्होंने मुद्दे उठाते रहे हैं और वो अगर जब तक नहीं उठाते हमें भी नहीं पता लगता कि हो सकता है गलती से चली जाए, लेकिन जो चीज़ गलत है और अपने समाज के लिए गलत हो रही है आप नहीं उठाओगे तो हमें भी नहीं पता लगेगा कि क्या गलत है। हम तो हमारी चीज़ें अच्छा मानते हैं, जो हम कर रहे हैं वो हर आदमी की ये सोच होती है जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है वो आप लोग ही बता सकते हैं कि पेरिफेरी में क्या बात चल रही है, वहाँ आपके बारे में क्या बात हो रही है। ये सिर्फ जो खोज रखने वाले हैं, जिनको कहते हैं खोजी, पहले खोजी हुआ करते थे, वो पत्रकार ही ये सब चीज़ें बता सकते हैं। तो इन्होंने इस पत्रकारिता में अपना नाम अच्छा रोशन किया और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।